हेलो बच्चों। आज हम स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। ये है हमारे नेताजी, जिनका पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था और ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। ये हैं स्वयं प्रकाश जी, जो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। नेताजी का चश्मा पाठ में कहानी पूरा नेताजी से संबंधित है और इनके चश्मे पर आधारित है। एक हवलदार साहब थे। वो हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो हवलदार साहब जो थे वो हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम की वजह से एक टाउन से गुजरते थे। कस्बा मतलब एक छोटा सा टाउन, जिसे बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते हैं। वहाँ पर कुछ मकान थे जैसे जिसे मकान कहा जा सके, यानी कच्चा पक्का मकान, जो कहने मात्र को हाँ ये मकान है। मकान का मतलब होता है घर। और बाजार कहा जा सके वैसा एक छोटा सा बाजार भी था, जहाँ पर उस गांव के, उस कस्बे के लोगों के जरूरत की चीजें बिकती थी। बाजार मतलब मार्केट। उस कस्बे में यानी कि उस टाउन में लड़कों के लिए एक स्कूल और लड़कियों के लिए एक स्कूल था। वहां पर एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 2 सिनेमा घर भी थे। सिनेमा घर मतलब थिएटर। कितने थे? 2। और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका मतलब म्यूनसिपालिटी, एक म्यूनसिपालिटी भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो नगर पालिका जो थी, म्यूनसिपालिटी वाले हमेशा उस कस्बे में कोई ना कोई काम करवाते रहते थे। कभी रोड पक्की करवा देते थे, सड़क मतलब रोड, कभी रोड बनवाते, कभी शौचालय बनवाते, तो कभी कबूतरों के लिए छतरी, यानी दाना डालने के लिए, कबूतरों को दाना डालने के लिए छतरी बनवाते, और कभी कभी कवि सम्मेलन भी करवाते थे। और उसी म्यूनसिपालिटी के यानी उसी नगर पालिका में एक ऐसे भी देशभक्त थे जो जो चाहते थे कि उस नगर के मुख्य चौराहे पर, यानी मुख्य चौराहा मतलब मेन जंक्शन, यानी जो मार्केट था वहां पर बाजार, उस बाजार के मेन जंक्शन पर नेताजी की मूर्ति लगवाना चाहते थे। और उन्होंने वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति भी बनवा के लगवा दी। प्रतिमा मतलब मूर्ति, संगमरमर यानी कि मार्बल का प्रतिमा वहां पर लगवा दिया गया। कहाँ पर? रोड के मुख्य चौराहे पर। तो ये जो कहानी है उसी मूर्ति के बारे में है। यहाँ देखो एक स्कूल है बच्चों का, और एक कारखाना भी है सीमेंट का, और यहाँ पर जंक्शन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पर एक म्यूनसिपालिटी भी है, नगर पालिका। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-फो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब जब मूर्ति बनाने की बात आई तो समय ज़्यादा नहीं था, और ज़्यादा समय उन्होंने चिट्ठी पत्री करने में भी नहीं लगाया, क्योंकि यदि शासन को एक लेटर भेजना है कि हम यहाँ पर इस टाउन में सुभाष चंद्र बोस जी की एक स्टैच्यू स्थापित करना चाहते हैं,
तो उधर से चिट्ठी आने में यानी कि लेटर आने में, फिर इधर से जाने में, और फिर वहाँ पर पैसों के बारे में बात करने में, इन सभी में बहुत ज़्यादा समय हो सकता था। मूर्ति बनाने में पैसे भी बहुत खर्च होंगे, तो इन सब में बहुत ज़्यादा समय लगने की वजह से जो मूर्ति लगवाना चाहते थे अफसर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस स्कूल में जो एक हाई स्कूल है, उस स्कूल के जो मास्टर हैं, वो ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, उनको ये काम सौंप दिया जाना चाहिए जो मूर्ति बनाना चाहते हैं। और वो ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने 1 महीने में वो मूर्ति बना के देने का वादा भी कर दिया, विश्वास भी दिला दिया उन्होंने। तो यह है ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति तो उन्होंने संगमरमर से बनवा दी थी, जिसको बनाने वाले थे मोतीलाल जी। मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। जो उनकी टोपी थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक यही कोई 2 फुट ऊंची थी वो, और देखने में भी सुंदर थी। नेताजी बहुत ही कमसीन मासूम लग रहे थे। कमसीन यानी कि कम उम्र वाले, यानी कि बहुत ही यंग लग रहे थे और बहुत ही मासूम दिख रहे थे, इनोसेंट दिख रहे थे। फौजी वर्दी में थे वो। मूर्ति को देखते ही हमें ऐसा लगता था जैसे वो मूर्ति कह रही है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार की बातें लोगों को याद आने लगते थे। तो इस दृष्टि से जो है कि नहीं, मोतीलाल जी ने जो प्रयास किया था मूर्ति बनाने का, वो तो प्रशंसाजनक था। केवल एक चीज की कमी थी नेताजी की मूर्ति में, कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा था जरूर, लेकिन वह संगमरमर का नहीं था, बल्कि ओरिजिनल चश्मा था जो हम लोग पहन लेते हैं ना आजकल, वैसा चश्मा। और वह चश्मा कैसा था? चौड़ा काला फ्रेम, काले फ्रेम का चौड़ा चश्मा था जो नेताजी की आंखों पर पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस टाउन से गुजरे, कस्बे से गुजरे, तो चौराहे पर पान खाने रुके। वहां पर उसी जंक्शन पर एक पान की दुकान थी। जब भी हालदार साहब उधर से गुजरते थे तो पान जरूर खाते थे, वहां रुकते थे। और जब भी रुकते थे तो नेताजी के मूर्ति को जरूर देखते थे। तब उन्होंने यह निर्धारित किया कि नेताजी के चेहरे पर चश्मा जो है वह ओरिजिनल चश्मा है। और जैसे उनके बात ये समझ में आई, उनके मन में एक कौतुक भरी मुस्कान, यानी वो हंसने लगे, आश्चर्यचकित हो गए कि वाह क्या आइडिया है, मूर्ति तो पत्थर से बनाया है बनाने वाले ने, और चश्मा रियल लगा दिया है, ये भी अच्छी बात है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब जीप जो है, जीप पर आते थे हालदार साहब, पान खाने के बाद वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते समय भी वो हमेशा उस स्टैचू के बारे में ही सोचते रहते हैं और इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि चाहे जो भी हो, आज़ादी आई, इतने साल बीत गए, फिर भी हमारे जो देश के जो लोग हैं अभी भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। और चौराहे पर नेताजी के मूर्ति को रखना भी प्रशंसाजनक है। जिन्होंने भी यह कोशिश की है मूर्ति रखने की, उनका यह प्रयास तो सराहनीय ही है। और महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, मूर्ति चाहे जैसा भी हो, ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आज मानव के दिल में ये भावना तो भरी है, भक्ति की भावना, कि चलो भाई हमें नेताजी की मूर्ति यहाँ पर रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से देशभक्ति की भावना भी नहीं होती तो आजकल देशभक्ति जो है कि नहीं, मजाक की चीज बन जाती। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया।
ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। और तीसरी बार फिर नया चश्मा था। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से जाते रहते हैं तो देखते हैं मूर्ति में तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर है, अंतर है। ध्यान से देखते हैं तो उनको याद आता है कि जब मैं पहली बार इधर से गुजरा था तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर यानी कि स्क्वायर चश्मा था, जो कि ऊपर वाले पिक्चर में दिखाई जा रही है। अब दूसरी बार जब आते हैं उधर तो देखते हैं कि चश्मे नेताजी के मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है, और वो कैसा है, गोल चश्मा है, पतले तार वाला। अब हवलदार साहब की जिज्ञासा और भी बढ़ने लगी और सोचने लगे, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदलती, ड्रेस नहीं चेंज कर सकती है, लेकिन चश्मा चेंज कर लेती है। तीसरी बार आते हैं तो देखते हैं कि फिर नया चश्मा था। इस प्रकार जब भी हवलदार साहब उस एरिया से गुजरते थे तो हर समय नेताजी के मूर्ति पर कोई एक नया चश्मा देखने को मिलता था। हवलदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब हवलदार साहब को तो हैबिट हो गई थी, जब भी उस कस्बे से गुजरते नेताजी के मूर्ति को देखे बिना उनका मन रुकता ही नहीं था। पान खाने के लिए रुकते थे और ध्यान से मूर्ति की तरफ देखते थे। अब जब उनको ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये चश्मे बदलता क्यों है, कौन बदलता है इनके चश्मे, इस बात को तो मुझे समझना ही पड़ेगा, किसी से पूछना चाहिए आखिर बात क्या है। तो वह एक दिन पान वाले से पूछते हैं कि भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। पान वाला जो था अपने मुंह में पान ठूसे हुए था। वह देखने में एकदम काला और मोटा था, लेकिन बहुत ही खुशमिजाज यानी कि हंसमुख इंसान था। हवलदार साहब जैसे ही प्रश्न करता है कि आखिर तुम्हारे नेताजी चश्मा कैसे बदल लेते हैं, तो वह हंसने लगता है। आंखों ही आंखों में हंसना यानी कि अपने मन में हंसना। जब जैसे ही वो हंसता है उसकी तोंद थिड़कती है। तोंद मतलब बड़ा सा पेट। जब वो हंसने लगता है तो उसकी तोंद हिलने लगती है। पीछे घूमकर वह दुकान के नीचे पान थूक देता है और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर कहता है, लाल काली बत्तीसी मतलब उसके जो दांत थे वो लाल और काले दिख रहे थे। पान खा खा करके उसकी जो दांत थी वो पूरे खराब हो गए थे। वो कहता है कि चश्मे तो कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। पूछते हैं कि क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला। तो पान वाला कहता है, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर बोलते हैं हवलदार साहब कि आखिर मतलब क्या मतलब है, तुम क्या कह रहे हो, क्यों चेंज कर देता है चश्मे। अभी तक हवलदार साहब के समझ में ये बात नहीं आ रही थी। वो पान वाले के पास खड़े होकर के सोचने लगते हैं कि आखिर क्या बात है भाई, क्यों चश्मे चेंज करता है। तब पान वाला फिर कहता है, कोई गिराहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो कहता है, यदि कोई कस्टमर आता है तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, कस्टमर को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो चश्मा पहना हुआ है वैसे चश्मे चाहिए, तो ये जो कैप्टन है नेताजी के आंखों पर से वो चश्मा निकाल करके उस कस्टमर को दे देता है और नेताजी के मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा बिठा देता है करके पान वाला हवलदार साहब से कहते हैं। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं।
लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो हवलदार साहब को ये बात समझ में आती है कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, और वो नेताजी को बगैर चश्मे के देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। आहत करना यानी कि उसके दिल को जख्म पहुंचता है। वह बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति को देख नहीं पाता। उसे लगता है कि नेताजी को चश्मे के बिना असुविधा हो रही हो, वो ठीक से देख नहीं पाएंगे, इसलिए वह अपने चश्मों में से कोई एक चश्मा निकाल करके नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। और जब कोई कस्टमर आता था उसे वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती थी, दरकार रखने की जरूरत होना, तो वह नेताजी के मूर्ति पर से उस चश्मे को निकाल करके उस कस्टमर को दे देता था। और चश्मा निकालते समय भी वह नेताजी से माफी मांगता था कि मैं आपको दूसरा चश्मा लगा दूंगा, और दूसरा चश्मा लौटा देता था नेताजी को। तो सोचने लगे हवलदार साहब की वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, आइडिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? फिर पूछता है पान वाले से कि मेरी समझ में अभी तक एक बात नहीं आई कि हवलदार साहब फिर पूछते हैं पान वाले से कि नेताजी का जो रियल चश्मा था, ओरिजिनल चश्मा, वो कहाँ गया? ओरिजिनल मतलब असली। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिड़की, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया होगा। पान वाला इस बीच दूसरा पान भी मुंह में ठूस चुका था। दोपहर हो चुकी थी, दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। वह फिर हंसने लगता है, फिर उसकी तोंद हिलने लगती है। वह कत्थे की डंडी फेंक करके पीछे मुड़ के पान की पीक थूकता है और हंसते हुए कहता है कि मास्टर साहब बनाना भूल गए होंगे। उन्होंने संगमरमर की मूर्ति बनाते समय चश्मा नहीं बनाया, शायद भूल गए होंगे। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। तो पान वाले के लिए जो है कि नहीं, ये बात एक बहुत ही मजाकिया था, मजेदार बात था उनके लिए, लेकिन हवलदार साहब को ये विषय बहुत ही चकित कर रही थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा, वह निकल गया होगा। उफ। तो इस प्रकार से हवलदार साहब के दिमाग में हमेशा यही बात घूमती रहती है कि आखिर चश्मा हुआ क्या, ओरिजिनल चश्मा। वो सोचने लगे कि शायद मूर्ति के नीचे मोतीलाल ड्राइंग मास्टर का नाम भी लिखा हुआ था। सोचने लगे कि मोतीलाल जी जो थे वो तो एक अध्यापक थे एक स्कूल के, और उन्होंने एक महीने में मूर्ति बना करके देने का वादा किया होगा, बना भी दिया होगा उन्होंने, लेकिन संगमरमर के पत्थर से चश्मा कैसे बनाया जा सकता है, वो भी पारदर्शी। पारदर्शी माने जिसके इस पार से उस पार तक देखा जा सके। और यदि पत्थर का चश्मा बनाते हैं तो उसमें से कुछ दिखाई थोड़ा ही ना देगा। और यदि कांच वाला, कि वो सोचने लगे कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि कांच वाला बनाया जाए या फिर संगमरमर के पत्थर से बनाया जाए, या फिर वो डिसाइड नहीं कर पाए होंगे कि कैसा चश्मा बनाया जाए। नहीं तो शायद संगमरमर के पत्थर से बनाया होगा उन्होंने, लेकिन उसमें जो है कि नहीं कटिंग करते हैं ना, बारीकी से कटिंग करके ही चश्मा बनाना पड़ता है ना। कटिंग करते समय चाहे पत्थर का चश्मा टूट गया होगा, या फिर बनाया होगा उन्होंने, चश्मे पे लगाया होगा, लेकिन वो नीचे गिर के टूट गया होगा। इस प्रकार की तरह तरह की जो संदेह है उनके दिल में आने लगता है चश्मे के बारे में। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा,
क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हवलदार साहब को अभी भी ये जिज्ञासा छाई हुई थी, उनमें ये आतुरता भरी हुई थी कि आखिर मैं कैसे कैप्टन के बारे में जान पाऊं कि आखिर वो था कौन, वह चश्मे क्यों बदलता है, क्या वो देशभक्त था, क्या था वो करके वो फिर जाता है पान वाले के पास और जाके पूछता है कि कैप्टन चश्मे वाला कौन है भाई? क्या वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दोस्त है क्या, या फिर उनके आजाद हिंद फौज में कोई सिपाही था? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। तो पान वाला उस समय भी पान खा रहा था। फिर वो कहता है हंसते हुए, अपने लाल काली बत्तीसी को दिखाते हुए कि साहब, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दोस्त नहीं है, वह तो लंगड़ा है। लंगड़ा यानी कि जिसके एक पैर नहीं होते, और एक लंगड़ा फौज में कैसे जा सकता है, वो तो पागल है। वो देखो ना, वो जो आ रहा है ना, वही है कैप्टन। जाओ उससे बातचीत कर लो, यदि हो सके तो उसका फोटो छपवा दो, उसका भी नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह कैप्टन का मजाक उड़ाता है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस प्रकार मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अबाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो जब पान वाला कैप्टन के लिए ऐसी बातें करता है, हवलदार साहब को पान वाले का इस प्रकार मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी नज़र में कैप्टन एक देशभक्त था। छोटे से छोटे काम को करके भी हम देशभक्ति को जाहिर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम करके, अपने आप का बलिदान करके, देश के लिए अच्छे काम करके हम देशभक्त बन जाए, ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे काम को करके भी हम अपनी देशभक्ति को जाहिर कर सकते हैं। और उनकी नज़र में कैप्टन जो कर रहा था वह एक देशभक्ति ही थी, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंखों पर चश्मा लगाना भी उनकी नज़र में एक देशभक्ति ही नज़र आ रही थी। उन्होंने देखा कि कैप्टन एक बहुत ही बूढ़ा था, एकदम मरियल, यानी कि जो बहुत ही मौत के करीब हो, और लंगड़ा आदमी था बेचारा। उसने एक गांधी टोपी पहनी हुई थी, उसके आंखों पर एक काला चश्मा लगा हुआ था, हाथ में एक छोटा सा बक्सा था, संदूकची मतलब बक्सा, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे, एक स्टैंड लिए हुए था वह, जो बैम्बू से बना हुआ था, उसमें बहुत सारे चश्मे लगे हुए थे। वह एक स्ट्रीट से बाहर निकल रहा था और एक दुकान बंद थी, उस दुकान के सहारे उस स्टैंड को लगाए हुए था वह, और वहीं से वह अपने चश्मे बेचता था। तो इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि बेचारे के पास एक दुकान भी नहीं है, यह घूम घूम करके चश्मे बेचता है बेचारा, फेरी लगाता है। फेरी लगाना यानी कि स्ट्रीट में घूम घूम करके वह चश्मे बेचने का काम करता है। फिर वह चक्कर में पड़ गए, फिर गए पान वाले के पास और पूछे कि आखिर इसे कैप्टन क्यों कहते हैं भाई, क्या यही इसका ओरिजिनल नाम है? लेकिन पान वाले को अब गुस्सा आ गया। उसने साफ कह दिया कि वह अब कैप्टन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ड्राइवर भी बहुत ही बेचैन हो रहा था जाने के लिए। उसने हवलदार साहब से कहा कि बहुत समय हो गया है। तो हवलदार साहब फिर अपने जीप में बैठकर जहाँ से आए थे अपने कंपनी की तरफ चले जाते हैं। देखो कैप्टन एक पाँव का लंगड़ा है बेचारा, और एक स्टैंड लिए स्ट्रीट बाय स्ट्रीट घूमता रहता है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर।
उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। तो 2 साल तक हवलदार साहब जाते रहे, अपने कंपनी के सिलसिले में उधर से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर हर वक्त बदले हुए चश्मों को देखते और खुश होते। कभी देखते कि नेताजी की आंखों पर गोल चश्मा है, कभी देखते कि चौकोर यानी कि स्क्वायर वाला है, कभी रेड कलर का होता चश्मा तो कभी ब्लैक कलर का होता, कभी सनसेट वाला होता धूप का चश्मा, कभी गोगो चश्मा होता। कोई ना कोई चश्मा जरूर होता था नेताजी की आंखों पर। उनकी धूल भरी यात्रा यानी कि बहुत लंबी यात्रा करके आते थे और उस यात्रा में थोड़ी देर के लिए उस नेताजी के स्टैचू को देख करके, मूर्ति को देख करके और मूर्ति पे चढ़े हुए उस चश्मे को देख करके वे बहुत खुश होते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। फिर एक बार ऐसा होता है कि एक बार जब हवलदार साहब आते हैं इस टाउन में तो देखते हैं कि मूर्ति की आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं है, बिना चश्मे की है स्टैचू। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और उस चौराहे पर बहुत सारी दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। 15 दिन के बाद फिर आते हैं हवलदार साहब तो देखते हैं कि फिर भी उनकी आंखों पर चश्मा नहीं है। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाले से पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। पान वाले से पूछते हैं कि चश्मा क्यों नहीं पहना हुआ है नेताजी ने? तो पान वाला उदास होते हुए बतलाता है कि कैप्टन मर गया। अब जैसे ही हवलदार साहब को ये बात का पता चला, इस बात का पता चला कि कैप्टन मर गए, तो बहुत ही मौन हो जाते हैं, चुपचाप वहाँ खड़े रहते हैं और फिर पान के पैसे दे करके फिर जीप में बैठ के अपने कंपनी की तरफ चले जाते हैं। और वो बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बार बार सोचने लगे कि हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने ही जवानों ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, कुर्बान हो गए, हमारे देश के ऊपर बलिदान हो गए वो लोग। अपनी घर गृहस्थी, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी सब कुछ लुटा दिया उन्होंने हंसते हंसते, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया हुआ है और आज हम यदि उनके ऊपर हंसते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। बहुत दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। और उसके बाद सोचने लगते हैं कि इस बार यदि मैं कस्बे में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं सुभाष चंद्र की मूर्ति की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मूर्ति तो जरूर होगी वहाँ पर, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि चश्मा मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन है नहीं जो चश्मे को बदले। इसलिए वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, वह सीधे जहाँ से आए हैं वहाँ निकल जाएंगे। और ड्राइवर से कहा कि सुनो भाई, आज इस जंक्शन के पास रुकना मत, आज मुझे बहुत काम है, पान हम कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। लेकिन हवलदार साहब को उस चौराहे के पास जाते थे तो मूर्ति देखने की आदत पड़ गई थी उनको, और मूर्ति के ऊपर चश्मा है कि नहीं ये देखते थे, तभी उनको राहत मिलती थी। जाते हैं उधर और सडनली उनकी आंखें स्टैचू की तरफ उड़ जाती है।
वो बोलते हैं ड्राइवर से जीप रोकने के लिए। जीप बहुत स्पीड में जा रही थी, ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है, आने जाने वाले लोग भी उनको देखने लगते हैं। जीप रुकता है या न रुकता है तो भगवान जाने। हवलदार साहब जीप से कूद कर जल्दी जल्दी से जहाँ पर स्टैचू थी उधर चले जाते हैं लपकते हुए, और मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब बहुत भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब मूर्ति की आंखों पर क्या देखते हैं हवलदार साहब कि पत्ते, सरकंडे के पत्ते से बना हुआ एक चश्मा रखा हुआ था। बच्चे लोग खेलने के लिए पत्तों से कुछ चश्मे बनाते हैं बेटा, आर्ट एंड क्राफ्ट में, वैसा कोई चश्मा नेताजी के मूर्ति पर लगा हुआ था। जैसे ही मूर्ति पर चश्मे को देखते हैं हवलदार साहब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से पानी बहने लगता है। वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं और थोड़ी देर तक के लिए स्तब्ध वहाँ पर खड़े रह जाते हैं। तो यह बेटा नेताजी का चश्मा। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने यह बतलाना चाहा है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा सभी अपने अपने तरीकों से अपने सामर्थ्य के अनुसार देश के निर्माण में योगदान देते हैं। हमें कभी भी किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान का भी उपहास नहीं करना चाहिए, यानी कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि इस पाठ में हमने देखा है कि जैसे ही पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया तो उस बात को हवलदार साहब सहन नहीं कर पाए, क्योंकि हवलदार साहब एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील देशभक्त इंसान थे। हवलदार साहब को कैप्टन से हमदर्दी थी, क्योंकि लंगड़ा होते हुए भी वह नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति को देख नहीं पाता है और वह चश्मा लगा करके अपने आप को खुश करता रहता है। तो इस प्रकार से बेटा हमें अपने देश के प्रति हमेशा श्रद्धा की भावना और भक्ति की भावना रखनी चाहिए और हमारे शहीदों को, क्रांतिकारियों को कभी भी भूलना ही नहीं चाहिए। बच्चों, आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं फिर से आपको आपके संदेह को दूर करूंगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।